Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 10 on Algebra 2 and the course code is MTH 506. I am your instructor for this course, Rashid Ali, Department of Mathematics, Government Postgraduate College, Samundri, Faisalabad. As you know that in this course we have studied definition of the vector spaces. After that we have also studied some examples, and after the notion of the vector spaces, just like as we have discussed subgroups in the abstract algebra, we have discussed subspaces of a vector space. Similarly, we have shown that the union of two subspaces may not be a subspace, and we have also proved this statement by giving a counter example. Similarly, we have already proved that the intersection of any number of subspaces of a vector space is also a vector space. Similarly, we have also shown that the sum of two subspaces of a vector space is also a vector space. So now in this lecture number 10 we will discuss an important notion related to related to sums, and we call this term as the direct sum. So first of all डेफिनेशन को देखते हैं इसको. डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस. Say we have two subspaces. Let W1 and W2 be the two subspaces of a vector space V over the field F. Then W1 plus W2, एक्चुअली ये सम को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है अभी, is called the direct sum of W1 and W2 if each x belongs to W1 plus W2 can be expressed uniquely as x is equal to, ये small w1 plus small w2 जो है एक्चुअली ये एलिमेंट्स की नोटेशन है. यहाँ पे small w1 और small w2 ये हमारे जो बेसिकली w1 और w2 जो हमारी सब स्पेसेस हैं ये उनके एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है. तो एक्चुअली ये डायरेक्ट सम फिर कब कहा जाता है? आमतौर पे हम ऑलरेडी सिंपल जो सम होता है टू सबस्पेसेस का उसको हम पढ़ चुके हैं. डायरेक्ट सम से मुराद ये होगी कि आप जो भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू उठाएं दोनों के सम में से, तो उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो, यानी आप उसको यूनिकली, हमें W1 में से कैपिटल W1 में से स्मॉल w1 सिर्फ एक ही मिले ऐसा, और इसी तरीके से हमें कैपिटल W2 जो सब स्पेस है उसके अंदर से भी एक यूनिक एलिमेंट स्मॉल w2 ही ऐसा मिले कि हम x को उन दोनों के सम में लिख सकें. यूनिकनेस का मतलब ये है कि x के लिए सिर्फ ऐसे दो एलिमेंट ही मिलेंगे, एक कैपिटल W1 में से और एक कैपिटल W2 में से मिलेगा, कि दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट x बनेगा. अगर हमारे पास इस x के लिए हमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन की बजाय मसलन हमें W1 में से ऐसे कोई और एलिमेंट भी मिल जाए और W2 में से भी कोई और ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि हम दोनों को ऐड करें तो x बन जाए, ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक नहीं है. लिहाजा W1 प्लस W2 दोनों सब स्पेसेस का सम तो है, लेकिन ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से डायरेक्ट सम नहीं है. ये जो भी बात हमने डिस्कस की है इसकी एग्जांपल भी मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड की हुई है कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है. अगर आप इस तरीके से यूनिकली लिख सकते हैं हर एलिमेंट को सम के अंदर से, तो फिर हम इस केस में कहते हैं कि W1 प्लस W2 का जो सम है वो आम सम नहीं है बल्कि वो डायरेक्ट सम कहलाएगा. और फिर लिखते हुए भी हम इसको थोड़ा सा आम सम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सिंपल सम नहीं लिखेंगे बल्कि हम सम लिख के उसके गिर्द एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे
ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन हमारी कहलाती है डायरेक्ट सम। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, W1 डायरेक्ट सम W2। तो डायरेक्ट सम से क्या मुराद है कि अब इसके दोनों सब स्पेसेस के सम में से हम जो भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, दो एलिमेंट के सम की शक्ल में। पहला एलिमेंट ये कैपिटल W1 सब स्पेस का होगा और दूसरा एलिमेंट जो कि उसमें ऐड होगा वो W2 सब स्पेस का एलिमेंट होगा। और सिर्फ ये एक ही एलिमेंट दोनों में से मिल सकेगा कि दोनों को जमा करके वो स्मॉल x बनाया जा सके। ये तो हमने बात की जनरल कि किसी भी वेक्टर स्पेस V की दो सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम से क्या मुराद है। अब यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे, इस डेफिनेशन को बेसिकली इस नोशन के साथ कि आप वेक्टर स्पेस V को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2। सो पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स भी हम करेंगे। वी से दैट अ वेक्टर स्पेस V is the direct sum of its subspaces W1 and W2, that is we can write V is equal to W1 direct sum W2 if, अब ये कंडीशंस हैं, if V is equal to W1 plus W2। एक तो ये है कि उन दोनों सब स्पेसेस को जो हमारी कॉमन एडिशन ऑफ द वेक्टर स्पेसेस है कि W1 के हर एलिमेंट को W2 के हर एलिमेंट में आपने ऐड करना है। तो ऐसा एडिशन को हम देखेंगे कि अगर इस एडिशन का आंसर पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस ही आ जाए। और मज़ीद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आप कैपिटल V वेक्टर स्पेस में से जो भी एलिमेंट आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्मॉल v आप उठाएं तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके। स्मॉल v को कैसे एक्सप्रेस किया जा सके, हमें दो यूनिक एलिमेंट मिल सकें। ये स्मॉल W1 एलिमेंट होगा हमारा इस कैपिटल W1 के अंदर से, वो एक ही मिलेगा यूनिकनेस के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही W2 जो है वो हमारा एक यूनिक एलिमेंट मिल सके इस W2 में से, कि आप जब दोनों को ऐड करें तो वो आपका एलिमेंट स्मॉल v बन जाए। याद रहे स्मॉल v जो है ये कैपिटल V का पूरी वेक्टर स्पेस का कोई सा हमने एलिमेंट उठाया है। और यहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 में से बिलोंग कर रहा है, W2 कैपिटल W2 में से बिलोंग कर रहा है। अगर आपको वेक्टर स्पेस V के हर एलिमेंट के लिए ऐसी यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, और मज़ीद दूसरी बात यह है कि उस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको जब W1 और W2 को आप ऐड करें तो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस बनाई जा सके, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस V जो है वो डायरेक्ट सम है अपनी दो सब स्पेसेस W1 एंड W2 का। क्वेश्चन ये है कि अब अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस दे दी जाए और उसकी दो सब स्पेसेस दे दी जाएं और आपको ये टास्क असाइन की जाए कि आप बताएं कि वेक्टर स्पेस V जो है क्या इन ये दो दी गई सब स्पेसेस की डायरेक्ट सम बनता है कि नहीं बनता। उसके लिए डायरेक्ट डेफिनेशन से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो हम इस काम को आसान बनाने के लिए एक थ्योरम इसके रिलेटेड हम स्टेट करते हैं और इसका हम प्रूफ भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट सम्स हैं। तो ये थ्योरम के प्रूफ के बाद अब आप इसको यूज़ करते हुए भी बता सकेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस दी गई सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम के तौर पे बनती है कि नहीं बनती। और सम ऑथर्स इसी थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसको भी डायरेक्ट सम के तौर की डेफिनेशन के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। ताहम एक्चुअली ये डेफिनेशन है नहीं, ये उसका एक रिज़ल्ट है आगे बुनियादी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जो कि बनाया गया है। ताहम ये डेफिनेशन भी आप सम बुक्स के अंदर देखेंगे। स्टेटमेंट इसकी हमारे पास ये है, अ वेक्टर स्पेस V is the direct sum of its subspaces W1 and W2, that is we can write mathematically as V is equal to W1 plus W2 if and only if there are 2 points. First one is that V is equal to W1 plus W2, यानी कि वेक्टर स्पेस V जो है वो दोनों सब स्पेसेस के
जो आम हमारा सम होता है उसके तौर पे लिखा जा सके। दूसरी बात, W1 और W2 में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो माँ सवाए ज़ीरो के। ज़ीरो इसलिए कॉमन आएगा चूँकि W1 सब स्पेस है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक सब स्पेस जो होती है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी होती है, तो इसके अंदर ज़ीरो तो होगा। W2 भी चूँकि सब स्पेस है, लिहाजा ये भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, लिहाजा इसके अंदर भी ज़ीरो होगा। तो और कुछ कॉमन हो ना हो, सिंगलटन ज़ीरो जो एलिमेंट है, जो सेट है सिंगलटन ज़ीरो, ये तो लाजमी तौर पे कॉमन होगा। तो सिर्फ यही कॉमन होना चाहिए और कुछ ना कॉमन हो। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस V जो है वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम के तौर पे लिखी जा सकती है। एक्चुअली उसका डायरेक्ट सम है। प्रूफ की तरफ हम आते हैं। बुनियादी डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है डायरेक्ट सम की, इसको प्रूफ करने के लिए। सो वो आप एक दफ़ा दोबारा जो है वो देख लें। इसके दो हिस्से हैं जो कि हम यहाँ पे करेंगे। चूँकि आपने देखा कि हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है कि पहली चीज़ को हम सपोज़ करके दूसरी को यहाँ पे प्रूफ करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही फिर हम दूसरी को यहाँ पे सपोज़ करके तो पहले वाली को प्रूफ हम करेंगे। तो पहले हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि V जो है ये बेसिकली W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, और साबित हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव 1 एंड 2। ये जो ऊपर आपने 1 एंड 2 ये वाली यहाँ पे जो आपने स्टेट की हैं 1 और 2, इनको हमने प्रूव करना है बारी बारी। ज़रा एक दफ़ा बुनियादी डेफिनेशन देख लीजिएगा जो ऊपर हमने अभी डायरेक्ट सम की है, जो कि इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सम V इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। डायरेक्ट सम की बुनियादी डेफिनेशन यही है कि आप जब दोनों सब स्पेसिस को ऐड करें कॉमन तरीके से तो V पूरी की पूरी बन जाए। तो ये लिहाजा पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से प्रूफ हो गया जो हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। अब एक ही चीज़ साबित करने वाली रह गई है, वो ये है कि W1 और W2 जो हमारी सब स्पेसिस हैं इनमें इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ़ और सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो एलिमेंट ही जो है वो हमारे पास इनमें कॉमन आना चाहिए, और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने इस सेट के अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट को प्रूफ करना है कि वो कॉमन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इनके इंटरसेक्शन के अंदर हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x सपोज कर लेंगे। अब इस x की कैसी नेचर है, आया ये ज़ीरो एलिमेंट है, ज़ीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है, यहाँ तक हमें इसके रिलेटेड कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर हम ये साबित कर देंगे ये जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसके अंदर से लिया है ये ज़ीरो के बराबर है, x ज़ीरो के बराबर है, तो फिर इस कंडीशन में हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है इसका हर एलिमेंट ही ज़ीरो के बराबर है, यानी कि ये पूरे का पूरा सेट जो है हमारे पास सिंगलटन ज़ीरो है। सो इसको साबित करने के लिए अब यहाँ से हम कैलकुलेशंस जो है उनका स्टार्ट आगाज़ करेंगे। x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, इसका मतलब ये है दो सेटों में कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन में तभी आती है जब वो इंडिविजुअली दोनों के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पे हमारा x जो है वो W1 के अंदर भी मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और x हमारा W2 के अंदर भी मौजूद है क्योंकि x उनके इंटरसेक्शन में है। x को यहाँ पे अगर आप गौर करें इसको लिखा जा सकता है 0 प्लस एक्स। ऑफ कोर्स ज़ीरो को किसी भी चीज़ में आप ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क थोड़ा सा आप ऑब्ज़र्व करेंगे। 0 प्लस एक्स ये वाला ज़ीरो W1 के मेंबर के तौर पे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, चूँकि W1 सब स्पेस है तो ज़ाहिर है उसमें ज़ीरो भी मौजूद है, और ये वाला x जो है अभी हमने ऊपर ये सपोज़ किया है कि ये W1 का मेंबर है, तो ये x को किस तरह से लिखा है, W1 का मेंबर, और यहाँ पे x को W2 का मेंबर, यहाँ पे बल्कि हम इसको W2 के मेंबर के तौर पे कंसिडर करेंगे ये वाली नोटेशन में। 0 बिलोंग्स टू W1 और x बिलोंग्स टू W2। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पे ये वाली चीज़ में
कि v एक्चुअली W1 प्लस W2 के बराबर है, इसलिए मैंने जब यहाँ पे ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट बना है तो इसको इक्वल टू v के लिख दिया है। यहाँ पे हमने साबित किया कि x को आप v का एलिमेंट बना सकते हैं। एक्चुअली x किस में लिया है, W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो वो बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 में, और वो जो कि v के बराबर है। सिमिलरली x को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। x को आप लिख सकते हैं x प्लस 0। ये भी अगर आप गौर करें तो पहला एलिमेंट किसका है, W1 का, और दूसरा एलिमेंट जो है 0 जो है ये W2 का एलिमेंट है। तो जब तरतीब के साथ ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, तो ये सम किस में बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 में, जो कि v के बराबर है। अब यहाँ पे आप एक बात ज़रा गौर करें, ऊपर हमने ये सपोज किया हुआ है कि v जो है वो W1 प्लस W2 डायरेक्ट सम है एक्चुअली दोनों का, और अभी हमने ऊपर ये क्या साबित किया है कि x v का ही एक एलिमेंट है। ये x प्लस 0 में भी हमने इसको बिलोंग्स टू v शो करवा दिया है, और ऊपर भी v शो हमने करवा दिया है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सम बोथ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ x विच आर x प्लस 0 एंड 0 प्लस x मस्ट बी यूनिक। क्योंकि v को डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है, इसको हमने सपोज किया हुआ है कि ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि फिर v का जो भी एलिमेंट मैं x बिलोंग्स टू v लूँगा उसको यूनिकली लिखा जा सकता है, यानी सिर्फ एक तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने इस x को दो तरह से लिखा है, एक x को x प्लस 0 लिखा है, दूसरे को 0 प्लस x लिखा है। चूँकि ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस अगर सेम होंगी तो फिर ही ये यूनिकली वाली बात दुरुस्त साबित होगी, लिहाजा ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस आपस में बराबर हैं। क्योंकि डायरेक्ट सम है तो x को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिहाजा x प्लस 0 बराबर है 0 प्लस x के। यहाँ पे अगर आप ज़रा कंपैरिजन करें दोनों साइडों का, तो फर्स्ट के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तब भी x की वैल्यू 0 आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप 0 इज इक्वल टू x करें तो तब भी आप ये बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। अब x किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया था, W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो लिहाजा ये साबित हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है आपका 0। सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने आधा हिस्सा इसका प्रूफ कर लिया है, हाफ पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है। हमने ये साबित किया है कि अगर v बराबर है डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2, तो देन इस केस के अंदर दो कंडीशनें लाजमी तौर पर पूरी होंगी। पहली कंडीशन ये है कि v बराबर है W1 प्लस W2, दूसरी कंडीशन ये थी कि W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन 0 के बराबर है, यानी सिर्फ 0 ही उनमें कॉमन है। अब हम कन्वर्सली चलेंगे इसके रिलेटेड। कन्वर्सली सपोज दैट दो कंडीशनें होल्ड करेंगी। अब हमें पता है कि v वेक्टर स्पेस है, W1 W2 उसकी दो सब स्पेसेस हैं। पहली कंडीशन क्या हमने सपोज की कि v W1 प्लस W2 के बराबर है, यानी जब दोनों सब स्पेसेस को जमा किया जाए, जमा करने के तरीके से आप ऑलरेडी वेल फेमिलियर हैं कि जमा करने का तरीका ये होता है कि W1 के हर एलिमेंट को W2 के हर एलिमेंट में आप जमा करते जाएं और जो आंसर्स आते जाएं उनको एक सेट के अंदर रखते जाएं, वही सेट आपका W1 प्लस W2 बन जाएगा। एक ये कंडीशन होल्ड करती है, हमने ये सपोज कर लिया। दूसरा हमने ये सपोज किया कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। साबित हमने क्या करना है, साबित हमने ये करना है कि v जो है वो बराबर है डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन पे आएँ ज़रा। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि एक तो v जो है वो यहाँ पे बराबर है W1 प्लस W2 के सादा सम के। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि अगर बुनियादी डेफिनेशन को एक्चुअली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। दूसरा हमने ये साबित करना है कि अगर हम इस v के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसको यूनिकली लिखा जा सकेगा W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट, वो रिप्रेजेंटेशन हमारी यूनिक होनी चाहिए। एक्चुअली वही यहाँ पे काम है। क्लियरली v इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 बाई 1, ये तो दिया हुआ है कि ये डायरेक्ट सम की पहली बात तो यहाँ से पूरी हो गई ना कि v जो है वो W1 और W2 के सम के बराबर है एक्चुअली। सो साबित करना क्या बाकी रह गया, अब यूनिक रिप्रेजेंटेशन वाला काम एक्चुअली बाकी रह गया। सो इन ऑर्डर टू शो दैट v इज़ इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2
we have to show that any arbitrary element small v belongs to capital V has unique representation of the form v is equal to small w1 plus small w2, यानी कि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके, हमें सिर्फ दो एलिमेंट मिलें, दो एलिमेंट में से पहला एलिमेंट कैपिटल W1 का हो, दूसरा कैपिटल W2 में से बिलोंग करे, कि दोनों को ऐड करें तो ये वाला एलिमेंट बन जाए। ये हमने साबित करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने किसी चीज़ को यूनिक प्रूफ करना होता है तो हमारी टेक्निक ये होती है कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास वो एक चीज़ नहीं है बल्कि उस तरह की दो चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर हम एंड पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ये साबित कर दें कि वो जो दो डिफरेंट चीज़ें हमने सपोज़ की थी वो आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि लिहाजा ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक ही है, दो मुख्तलिफ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर दिस लेट स्मॉल v हैज़ टू रिप्रेजेंटेशंस। आप फ़र्ज़ कर लें दो रिप्रेजेंटेशन है। एक स्मॉल v की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2 की शक्ल में है। याद रहे स्मॉल w1 कैपिटल W1 सब स्पेस का मेंबर है, स्मॉल w2 कैपिटल W2 सब स्पेस का मेंबर है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल v की जो हमने यहाँ पे कंसिडर की है उसको W1 डैश W2 डैश कर लें। याद रहे यहाँ पे भी कि W1 डैश कैपिटल W1 सब स्पेस का एलिमेंट है और W2 डैश कैपिटल W2 सब स्पेस का एलिमेंट है। अब ज़ाहरी बात है चूँकि ये भी v की कीमत है, ये भी v की कीमत है, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी। तो आप इस W1 डैश को अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करें तो ये सिचुएशन है, इधर भी ये सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि W1 माइनस W1 डैश ये एलिमेंट बराबर है W2 डैश माइनस W2 के। नाउ note that on the left hand side we have the element W1 minus W1 dash। W1 एलिमेंट है W1 सब स्पेस का, W1 डैश भी उसी का है। चूँकि वो सब स्पेस है लिहाजा दोनों का डिफरेंस जो है वो भी W1 में ही होगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड W1 का मेंबर है। इसी तरीके से ये वाली जो साइड है ये W2 का मेंबर है, चूँकि ये W2 के दो एलिमेंट्स का डिफरेंस है। तो अब ये बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि W1 माइनस W1 डैश यहाँ पे W1 का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक बात जो है वो फिर हमारी काबिल ज़िक्र है कि W2 डैश माइनस W2 भी इसके बराबर है, लिहाजा ये भी W1 में चला गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से यही वाली बात आप राइट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग W1 माइनस W1 डैश और W2 माइनस W2 डैश ये हमारे दोनों ही W1 के अंदर भी मौजूद हैं और ये दोनों ही W2 के अंदर भी मौजूद हैं। तो लिहाजा जब ये W1 के अंदर भी हैं W2 के अंदर भी हैं तो ऑफ कोर्स उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी फिर ये मौजूद होंगे। इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद हैं तो अब हमने जो चीज़ें दो पॉइंट यहाँ पे शुरू में सपोज किए थे उनका सेकंड पॉइंट ये था कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिंगलटन ज़ीरो के बराबर है। लिहाजा अगर ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो इसमें तो सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो है, ज़ीरो एलिमेंट है बस। लिहाजा पहला एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है W1 माइनस W1 डैश ये भी ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि W1 W1 डैश के बराबर है। एग्जैक्टली ऐसे ही W2 डैश माइनस W2 ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा W2 इज़ इक्वल टू W2 डैश। तो लिहाजा फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने दो रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे एक्चुअली बनाई थी v इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 और v इज़ इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश, ये दोनों सेम है क्योंकि ये पहला एलिमेंट बराबर अभी हमने साबित किया है ऊपर W1 W1 डैश के बराबर है। फिर हमने ये भी साबित किया है कि W2 जो है वो W2 डैश के बराबर है। तो लिहाजा ये दोनों चूँकि सेम हैं तो लिहाजा दोनों रिप्रेजेंटेशंस भी सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V की जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। चूँकि दोनों कंडीशनें बेसिक डेफिनेशन की पूरी हो गई हैं लिहाजा यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि v जो है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट को एज ए डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं
डेफिनेशन को भी आप यूँ कह सकते हैं, अ वेक्टर स्पेस V इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस W1 and W2, that is we can write mathematically as V is equal to W1 direct sum W2 if and only if two conditions are satisfied, and these 2 points are the definitions of the direct sum. That is, we can write V as the sum of the subspaces W1 and W2, and there is nothing common except 0 in these two subspaces. तो ये बुनियादी डेफिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन के अंदर आप बेसिक डेफिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए, या आप इस थ्योरम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर अब हम यहाँ पे जो है वो आएंगे ताकि कंसाइज तरीके से आप डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सम्स की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे जो मैंने बनाई है ये जनरल है किसी भी फील्ड के लिए। याद रहे आप इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलराइज करें तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको इसमें से बनाई जा सकती हैं, जैसा कि फील्ड आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स भी फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड है, जी पी जो है वो हमारा जहाँ पे पी प्राइम नंबर है, ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडोलो पी जो कि रेजिड्यू क्लासेस के ये सेट्स होते हैं, ये भी फील्ड होती है। मज़ीद बरा आप एक्सटेंशन फील्ड्स के अंदर अगर चले जाएं तो वो क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 और इस तरीके से बहुत सारी फील्ड जनरेट की जा सकती हैं। तो बहरहाल मैं जनरल के लिए आपको सोल्यूशन यहाँ पे समझा दूँगा, आप इसको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए यहाँ पे फिर टैकल कर सकते हैं। लेट एफ बी द फील्ड, यहाँ पे याद रहे आप लेट आर बी द फील्ड, लेट क्यू बी द फील्ड, लेट सी बी द फील्ड, लेट सी पी बी द फील्ड। आप वो एफ़ की जगह पे कुछ भी करके इस एग्जांपल से आगे बहुत सारी एग्जांपल्स पर्टिकुलराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दे दी है कि जैसे एफ बी द फील्ड है, कंसिडर द वेक्टर स्पेस F2 ओवर द फील्ड F। यहाँ पे मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल करवाई थी वेक्टर स्पेसेस की कि अगर F फील्ड है तो Fn यानी जो कि F क्रॉस F सो ऑन अप टू n टाइम्स क्रॉस F के इक्वल है, ये वेक्टर स्पेस होती है ओवर द फील्ड F। तो यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर हमने लिया है कि F2 वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर। अगर आप पर्टिकुलराइज करना चाह रहे हैं तो आप R2 को वेक्टर स्पेस ओवर R भी ले सकते हैं। W1 जो है वो हमारे पास बेसिकली इसके हमने अब F2 के हमने सबसेट्स 2 जो है वो लेने हैं। एक्चुअली वो सब स्पेसिस भी होनी चाहिए, फिर ही हम डायरेक्ट सम्स की बात कर सकते हैं। W1 में चूँकि F2 है तो ज़ाहिर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, अगर F3 होता तो ऑर्डर ट्रिपल्स होने थे और इस तरीके से सो ऑन। तो W1 है उसमें हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं जिसकी सेकंड पोजीशन वाला जो हमारा एलिमेंट है वो फिक्स है 0 और पहली पोजीशन पर स्मॉल a जो है ये फील्ड का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 भी हो सकती है चूँकि फील्ड में 0 भी होता है, 1 भी हो सकती है चूँकि फील्ड में 1 भी होता है, या कुछ भी ऐसा एलिमेंट उसके अलावा भी हो सकता है। यहाँ पे एलिमेंट बदल के आएगा फील्ड का, ये F2 का सबसेट है। इसी तरीके से W2 में हमने क्या किया है कि हमने F2 का वो सबसेट लिया है जिसमें पहली पोजीशन पे 0 फिक्स है, बाद में फील्ड का कोई भी मेंबर आ सकता है। तो हमने ये साबित करना है कि V डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो ऊपर वाली जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर दिस वी विल चेक दैट V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is equal to singleton 0। पहला पॉइंट ये हमने प्रूव करना है कि V को लिखा जा सकता है एज द सम ऑफ W1 एंड W2। उसके लिए एक बात आप माइंड में रखेंगे कि जब दो सेट्स को आपस में इक्वल शो करना होता है तो पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट हम शो करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर से एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे V के अंदर से और इसके अंदर हम उसको शो करवा देंगे। चूँकि V को इसका सबसेट प्रूफ करवाना ही काम है, बाकी W1 प्लस W2 तो ऑटोमेटिकली सबसेट है V का, चूँकि जो भी हो रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो मौजूद ही होता है। सो लेट अस टेक एन एलिमेंट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V सो दैट V इज़ ऑफ द फॉर्म AB ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट बोथ बिलोंग्स टू द फील्ड। वी कैन राइट V एज AB को आप लिख सकते हैं A0 प्लस 0B। जब आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हैं तो पहला पहले में और दूसरा दूसरे में ऐड होता है।
तो बासानी आप इसे इस तरीके से लिखें, दोबारा ये ए बी ही बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें तो ये पहला जो A0 है ये हमारा W1 का एलिमेंट है, और ये जो 0B है ये W2 का एलिमेंट है। यहाँ पे मिस्टेकनली 2 जो है वो मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 2 को साथ में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो V चला गया W1 W2 में। इसका मतलब ये है कि W सबसेट हो गया, V जो है वो सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। चूँकि हमने V में एक एलिमेंट लिया, W1 प्लस W2 में हमने उसको प्रूफ कर दिया। अब दूसरी बात तो वैसे ही ऑलरेडी है, ऑब्वियस है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है, तो जो कुछ भी हो रहा है इसी के अंदर हो रहा है। तो W1 प्लस W2 इसका सबसेट है, तो यहाँ पे दोनों को अगर आप ज़रा कंबाइन करें तो आप लिख सकते हैं कि V W1 प्लस W2 के बराबर है। पहली बार डायरेक्ट सम की कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिंगलटन 0 के बराबर होना चाहिए। उसके लिए आप उसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो ले लेंगे। अब W1 और W2 चूँकि ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, सो लिहाजा आप जब भी उसमें कोई एलिमेंट चूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। साबित ये करना है कि ये एक्स वाई जो है ये 0 0 की शक्ल में है, यानी कि ये उस सेट का 0 है। अब एक्स वाई इंटरसेक्शन में है तो एक्स वाई W1 में भी है, एक्स वाई W2 में भी है। W1 की डेफिनेशन के मुताबिक W1 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका बाद वाला जो एलिमेंट है वो 0 है, तो लिहाजा अगर एक्स वाई W1 का ऑर्डर्ड पेयर है तो y लाजमी तौर पे 0 होगा। सिमिलरली अगर आपका एक्स वाई W2 के अंदर मौजूद है तो W2 की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें वो एलिमेंट हैं जिनका पहला एलिमेंट 0 है, लिहाजा x 0 है। ज़रा आप दोनों को कंबाइन करें, x भी 0 है, y भी 0 है, तो लिहाजा फिर यहाँ पे हम ये एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ये भी हमारे पास 0 0 के बराबर है। थोड़ा सा बोल्ड फेस में 0 इसको करके लिखेंगे, यानी कि इससे मुराद F2 का 0 है, ऑर्डर्ड पेयर वाला 0 0 है, इसलिए इसको मैं 0 बोल्ड फेस में लिखूँगा। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि हमने चूँकि एक्स वाई को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, लिहाजा W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिंगलटन 0 के बराबर है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट V is equal to direct sum of W1 and W2. Inshallah, in the next lectures, we will discuss some more examples of direct sum, and also जो शुरू में मैंने आपको बात कही थी कि यूनिकनेस वाली बात एग्जाम्पल्स के अंदर, उसमें मैं आपको यूनिकनेस को भी एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये जो यूनिकनेस वाली कंडीशन लगाते हैं ये क्यों ज़रूरी है, और काउंटर एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको ऐसी भी एग्जांपल्स मैं उसमें दूंगा कि जिसमें एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं, यानी कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बनती है, लिहाजा वो फिर सब स्पेस के डायरेक्ट सम के मुताबिक उसको डायरेक्ट सम का नेम नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक आप इसको मुकम्मल करें। चूँकि ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर है, लिहाजा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रीवियसली जितना भी हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा था आप उसको भी साथ में तैयार करें। एक दफ़ा सबको आप पढ़ें दोबारा, चूँकि वही चीज़ें बार बार हमारी यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। उनको पढ़ने के बाद फिर आप ये लेक्चर नंबर 10 को थोरोली यहाँ पे जो है वो गौर से सुने भी, अपने नोट्स के ऊपर जो है वो बाकायदा इनको आप नोट करके अपने नोट्स जैसे आप रेगुलर क्लासेस में बनाते होते थे वो आप बनाएं, ताकि 100% अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो और किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। कोई भी अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो देन आप मैसेजिंग करके ग्रुप में या अपने CRGR को मैसेजिंग करके आप उसके रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।